नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हम बिहार के भूगोल की बात करेंगे और बिहार के भूगोल के पढ़ने के साथ ही हमारा बीपीएससी स्पेशल का जो सीरीज है वो समाप्त हो जाएगा और फिर हम मुख्य विषयों की ओर पढ़ेंगे आगे। तो जो पहला हमें पढ़ना है वो बिहार का भौतिक विभाजन या उसे भौगोलिक विभाजन जो भी बोले आप वो पढ़ेंगे। साथ ही हम पीवाईक्यू की भी चर्चा कर लेंगे, प्री और मेंस को लेके, और सारी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। चैनल का नाम है बीपीएससी पाठशाला विद चौहान, जो बीपीएससी और बिहार से संबंधित सारे परीक्षाओं की तैयारी प्री और मेंस की एक साथ एक ही जगह पर आपको प्रोवाइड करती है। और आप इससे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों से और इसका फायदा उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार का भौतिक विभाजन। भूगोल को पढ़ने के क्रम में हम जलवायु पढ़ेंगे, नदियां पढ़ेंगे जिसे अपवाह तंत्र कहेंगे, मिट्टी वन पढ़ेंगे, वन्य जीवों को पढ़ लेंगे, आपदा प्रबंधन पढ़ लेंगे। इस तरह से बिहार का भूगोल पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आज का जो कंटेंट है वो है बिहार का भौगोलिक विभाजन। इसे भौतिक विभाजन भी कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए, देखते हैं हमें क्या पढ़ना है आज वीडियो में। तो बिहार का भौगोलिक या भौतिक विभाजन, मैंने कंटेंट भी डाला है ऑथेंटिक रिसोर्सेज से, और मैंने साथ में आपको एक मैप भी बना के दिया है। भूगोल में मैप का काफ़ी योगदान है समझने में, तो आप दोनों को साथ साथ देख के और इसकी तैयारी कीजिएगा। प्री मेंस की तैयारी एक साथ हो जाएगी। तो बिहार जो है वो भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है, और इसकी अगर हम अक्षांश और देशांतर की स्थिति देखें तो यह 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तर से, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश पर, और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट से पूर्व से, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। जो बिहार है उसका जो क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बिहार पूरा फैला हुआ है। दोस्तों, ये जो अक्षांश और देशांतर हैं उत्तर से उत्तर और पूर्व से पूर्व, तो इसको आप मोबाइल नंबर की तरह याद कीजिएगा, तभी याद होगा। जैसे 24 20 10, 27 31 15 और 83 19 50, 88 17 40, वैसे आप रटोगे तो याद नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भौतिक परिदृश्य की बात करें तो 3 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है इसको, और जिनकी विशिष्ट भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक विशेषताएं हैं। बिहार की प्राकृतिक संरचना और आर्थिक परिदृश्य को इनकी जो विशिष्ट भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक विशेषताएं हैं वो आर्थिक परिदृश्य को आकार देती है। तो जो 3 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र हैं उनमें पहला है शिवालिक पर्वतमाला और तराई का क्षेत्र कहलाता है ये। बिहार का मैदान, उसी को गंगा का मैदान और उसे ही मध्य गंगा का मैदान भी कहते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और तीसरा है बिहार का दक्षिणी पठारी क्षेत्र। इधर मैंने आपको बना दिया है, उस पर देख लीजिएगा। सबसे ऊपर शिवालिक है पर्वतमाला, फिर बिहार का मैदान है जो गंगा का मैदान है, और मध्य गंगा का मैदान है बीच वाला हिस्सा, और लास्ट में नीचे दक्षिणी पठारी क्षेत्र है। इसी 3 भौगोलिक स्थिति को हम बारी बारी से डिटेल में आगे समझने वाले हैं। साथ ही मैंने इसमें 5 आपको दिखाया है कि उत्तर में कैसे नेपाल है, दक्षिण में आपका झारखंड है, और पूर्व और पश्चिम की स्थिति जो है वो आपका पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की है। तो इस तरह से आपको बिहार के मैप को समझना है और आगे बढ़ना है। हम देखते हैं आगे अब क्या पढ़ना है आगे। ठीक है, तो शिवालिक पर्वतमाला और तराई क्षेत्र की बात करते हैं। पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित यह क्षेत्र बिहार का एकमात्र पहाड़ी क्षेत्र है, शिवालिक। ठीक है, 932 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है यह पर्वत। यह तृतीयक चट्टान प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है और बाहरी हिमालय का हिस्सा है। जो शिवालिक पर्वतमाला है वो एक्चुअल में बाहरी हिमालय का हिस्सा है, और बिहार से पश्चिमी चंपारण के बिल्कुल कॉर्नर पे ये आके सटता है। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम चंपारण जिले के उत्तरी भाग से लेकर 32 किलोमीटर लंबी और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ी क्षेत्र में राज्य को छाया प्रदान करती है, और इसे विभिन्नता के आधार पर 3 भागों में उपविभाजित किया जाता है। हम शिवालिक पढ़ रहे हैं, तराई का क्षेत्र पढ़ रहे हैं, और इसको भी 3 भाग में बांटते हैं। पहला है रामदून, रामनगर दून, दूसरा सोमेश्वर पर्वतमाला, और तीसरा है हरहा दून घाटी। अब इसको हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो जो शिवालिक का क्षेत्र है उसमें जो ढलाने हैं वो खड़ी हैं, जंगल घने हैं, और नदियां जो है वो मौसमी हैं, और यहाँ का जो मानव निवास है वो अपेक्षाकृत यहाँ पे कम है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है पूरा और ढलानी क्षेत्र है। यह पारिस्थितिक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हिमालय एवं मैदानी इलाकों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र बनाता है। सोमेश्वर श्रेणी की बात करें तो चंपारण जिले के उत्तर
पश्चिमी भाग में नेपाल सीमा के साथ फैली हुई हिमालय की सबसे नवीन, सबसे नई श्रृंखला जो है वो शिवालिक है। यह 450 मीटर की औसत ऊंचाई है इसकी और अधिकतम 1150 है और लगभग 75 किलोमीटर की लंबाई के साथ यह पश्चिम में त्रिवेणी नहर से पूर्व में भिकनाथोरी तक फैली है। ये इस चीज को याद कर लीजिएगा, ये पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव में। बिहार की सबसे ऊंची चोटी जो है सोमेश्वर का किला, वो इसी श्रेणी में है। यह चोटी पश्चिमी चंपारण जिले के में स्थित सोमेश्वर पर्वतमाला का ही हिस्सा है और इसकी ऊंचाई 874, कहीं कहीं 880 मीटर लिखता है। तो इस तरह से 2887 आए आपको फीट या 2890 आए, 874 मीटर आए या 880 मीटर आए, उनमें से जो भी आपको पहले आएगा ऑप्शन में वो आप मार दीजिएगा। और यह जो सोमेश्वर किला है, जो सोमेश्वर पर्वतमाला का हिस्सा है, यह शिवालिक श्रेणी का ही एक भाग है। आगे चलते हैं तो बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिम चंपारण में ही स्थित है दून घाटी, इसको हरहा घाटी भी कहते हैं। और शिवालिक पहाड़ों और रामनगर दून के बीच स्थित यह प्राकृतिक भूखंड जो है वो भू आकृतिक क्षेत्र है और उत्तर में सोमेश्वर श्रेणी और दक्षिण में इसके रामनगर दून है। इसके बीच में यह स्थित है। कौन कौन? दून घाटी या हरहा घाटी। जो हरहा या दून घाटी है वह लगभग 214 से 643 214 से 643 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है और इसकी लंबाई लगभग 21 से 32 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसे हरहा घाटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हरहा नदी इस घाटी से होकर बहती है। हरहा घाटी, दून घाटी। हरहा घाटी क्यों कहते हैं? हरहा नदी यहाँ से गुजरती है। यह बिहार का एकमात्र पहाड़ी इलाका है जो शिवालिक हिमालय का हिस्सा है और यहाँ साल के वन, साल एक वृक्ष है, साल के वन और अत्यधिक वर्षा होती है। तो ये हमने शिवालिक पर्वतमाला के बारे में पढ़ा। आगे देखते हैं इसी के बारे में। तो शिवालिक पर्वतमाला तराई क्षेत्र, तो मैंने जो दो फिगर दिए हैं, एक मैंने जो इंडिया का मैप है उस पर मैंने कोशिश करी है कि जो नॉर्थ वेस्टर्न शिवालिक है उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो उत्तर से नीचे आ रहा है नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। तो आप देखो ये गुजरते हुए ये नेपाल में से होते हुए इधर भूटान की तरफ जाता है। तो यहाँ पे जो कॉर्नर, जहाँ पे एरो है आपका, जहाँ ये यहाँ पे जो एरो दिख रहा है, उस एरो, ये जो एरो है, ये एरो के पास ही आपका बिहार में सटता है, पश्चिमी चंपारण में। और बिहार में जो शिवालिक पर्वतमाला और तराई क्षेत्र है तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे दिया है कि तो ये पश्चिमी चंपारण का हिस्सा है। ये ऊपर का जो हिस्सा है वो शिवालिक पर्वतमाला है, जो सोमेश्वर पहाड़ियाँ और दून घाटी यहीं पर है। और नीचे का जो पहाड़ी इलाका, तो नीचे का क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहते हैं। तो ये मैंने ग्रीन से ये दिखाया है, ये ग्रीन जो है वो तराई क्षेत्र है और स्थान क्या है? तो पश्चिमी चंपारण है। ये बिहार का उत्तर पश्चिमी भाग है। इस तरह से आप मैप पर भी इसकी स्थिति को समझ लीजिए। मेंस में अगर आता है शिवालिक पर्वतमाला पर छोटा भी कोड लिखने के लिए तो आप फिगर के साथ बना के लिखोगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बिहार के मैदान की बात करते हैं। तो बिहार के मैदान को गंगा का मैदान भी कहते हैं और मध्य गंगा का मैदान भी कहते हैं। यह जो है वह उत्तरी पर्वतों और दक्षिणी पठार क्षेत्र के बीच में स्थित है, जो उत्तर और दक्षिण दोनों ओर 150 मीटर की समोच्च रेखा से घिरा है, समान ऊंचाई वाली रेखा से घिरा है। और इस मैदान को विशेषताओं के आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं, एक उत्तरी मैदान, एक दक्षिणी मैदान। उत्तरी मैदान के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो जो उत्तरी मैदान है यह पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, अधिक ऊंचाई वाला जो तराई क्षेत्र है पूर्वी पश्चिमी चंपारण का, साथ में समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा और कटिहार जिलों के चौरस में स्थित है, उसी भाग पे स्थित है। कौन सा? उत्तरी मैदान। यह क्षेत्र सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और महानदी और उनकी सहायक नदियों के द्वारा सिंचित होती है। जब हम नदियां अफवाह तंत्र पढ़ेंगे तो नदियों की पूरी स्थिति को हम लाइन बाय लाइन उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की ओर पढ़ेंगे, क्योंकि बिहार की जो स्थिति है वो उत्तर से दक्षिण और दक्षिण की से अंदर मध्य की ओर है। उससे क्या होता है कि बीच में ढलान बनता है और बिहार को गंगा नदी जो है वो बीचों बीच काटती है, दो भागों में बांटती है। तो सारी नदियां आके अंततः गंगा में कहीं न कहीं से मिलती है। तो अब हम उत्तरी मैदान की बात करें तो घाघरा, गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। दोआब मतलब दो भूमियों के बीच का जो क्षेत्र है, बीच की जो भूमि है। तो इस तरह से जो उत्तरी मैदान है उसमें 3 दोआब मिलते हैं, घाघरा गंडक, गंडक कोसी और कोसी महानंदा, इसको याद रखिएगा। दक्षिणी मैदान की बात करें तो यह बिहार के उत्तरी मैदान की तुलना में सकड़ा है और त्रिभुजाकार आकार का है। बिहार का मैप हो गया, आप समझ जाओगे, क्योंकि इस क्षेत्र में कई पहाड़ियां हैं, जैसे कि गया की पहाड़ी, राजगीर, गिरियाक, बिहार शरीफ, शेखपुरा, जमालपुर और खड़गपुर की पहाड़ियां जो मुंगेर में स्थित है। इसमें जो दोआब है वो गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान है। तो ये इस तरह से गंगा पुत्र दोआब भी कहीं कहीं लिखते हैं तो उसको सोन दोआब भी कहते हैं। तो गंगा सोन, मगध का मैदान और अंग का मैदान, ये 3 क्षेत्र हैं। तो इस तरह से हमने उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान के बारे में जाना।
अब इसके बारे में थोड़ा सा और कंटेंट पढ़ लेते हैं। यह सबसे प्रभावशाली क्षेत्र है जो लगभग 45,000 वर्ग किलोमीटर का है, या बिहार के क्षेत्रफल का लगभग 50% है। क्या? गंगा का मैदान। यह उत्तर में तराई से लेकर दक्षिण पठार तक तथा पश्चिम चंपारण से कटिहार तक फैला हुआ है। गंगा, गंडक, घाघरा, बागमती, कोसी, सोन और अन्य नदियों के जलोढ़ जमाव से यह निर्मित हुआ है। जलोढ़ जमाव क्या है? वर्षा का पानी आया, बाढ़ बढ़ा, वो पानी अंदर आया, फिर वापस चला गया, वहां जो मैदान बना वो जलोढ़ होता था, तो वो जो जमता गया उसी से यह मैदान विकसित हुआ। इसमें नई खादर और पुरानी बांगर, जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो दो तरह की होती है। जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर कहते हैं और पुरानी को बांगर कहते हैं। यही दोनों जलोढ़ मिट्टियां मिलकर यह मैदान बनाती हैं, जिससे मिट्टी अत्यंत उपजाऊ एवं कृषि के लिए उपयुक्त है। यह क्षेत्र घनी आबादी वाला है। जो मैदान होगा वहीं तो आबादी होगी। कृषि उत्पादक क्षेत्र है, जहां आबादी होगी वहीं कृषि होगा। बिहार की अर्थव्यवस्था का यही केंद्र है। इस तरह से हमने बिहार का मैदान, गंगा के मैदान और मध्य गंगा के मैदान को समझा। इसको देख लेते हैं फिगर में। देखिए, बिहार में हम स्थिति देखते हैं तो जो मैदानों की बात होती है तो राजस्थान प्लेन है, सतलज यमुना प्लेन है, और उसके बाद आता है अपर गंगा प्लेन, फिर मिडिल गंगा प्लेन। तो जो बिहार की स्थिति है वो मिडिल गंगा प्लेन में है, जो मैंने यहाँ पर आपको ये इस कलर में दिखाया हुआ है, ब्राउन कलर में। यहाँ पे देखिए, ये जो ब्राउन कलर वाला एरिया है, ये वाला एरिया ये आपके बिहार का एरिया है। ठीक है, अब आगे चलें तो यहाँ पे देखो मैंने ग्रीन डी भी दिखाया है। तो ये वाला जो ये क्षेत्र मैंने दिखाया है, वो ये वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पे जो क्षेत्र है ये बिहार का क्षेत्र है, जो मध्य गंगा का मैदान है, जिसे गंगा का मैदान भी कहते हैं और बिहार का मैदान भी कहते हैं। इसको भी मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप ध्यान से देख सको। ये वाला एरिया है। ठीक है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। अब है बिहार का दक्षिणी पठारी क्षेत्र। तीसरी जो संरचना है भौतिक विभाजन में, जो तीसरी संरचना है वो है बिहार का दक्षिणी पठारी क्षेत्र। इसमें पहले हम चट्टानों की बात कर लेते हैं। जो मेन दक्षिणी पठारी क्षेत्र की चट्टानें हैं 4 तरह की, लेकिन पहले ये 2 इंपॉर्टेंट उसकी बात कर लेते हैं। पहला है धारवाड़ चट्टानें। ये क्या होती हैं? तो जो दक्षिण पूर्वी बिहार है, जिसमें मुंगेर, जमुई, नवादा, राजगीर, बोधगया जैसे जगह आते हैं, ये प्राचीन आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बने हैं। और इसमें जो है वो क्वार्टजाइट, फाइलाइट, गनीस, सिस्ट और स्लेट शामिल है, और यह क्षेत्र माइका सिस्ट से प्रचुर है। यह है धारवाड़ चट्टानें। अब विंध्यन चट्टानों की बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी बिहार में फैला, दक्षिण पूर्वी बिहार में धारवाड़, दक्षिण पश्चिमी बिहार में विंध्यन चट्टानें हैं। कैमूर जिला और रोहतास जिले में सोन नदी घाटी में फैला है। यह परद्दा चट्टानें हैं जो मुख्य रूप से तलछटी हैं। ठीक है, इसमें बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट्स और सेल शामिल है। जो क्वार्टजाइट है वो धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है और विंध्यन में भी। यही स्थिति है कि जो क्वार्टजाइट है वो दक्षिण पूर्वी बिहार में भी पाया जाता है और दक्षिण पश्चिम बिहार में भी पाया जाता है, खास करके कैमूर और रोहतास जिले में सोन नदी घाटी के पास। तो इस तरह से हमने दिखा। और ये जो फिगर है इसमें देख लीजिए, मैंने दर्शाया है जो धारवाड़ चट्टानें हैं वो ये वाला क्षेत्र है, यही दक्षिण पूर्व का क्षेत्र। ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है। तो इस तरह से आप देख लो, दक्षिण ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है। तो दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम की स्थिति देख लो, ये विंध्यन है और ये धारवाड़ है। फिर आगे आके हम टर्सरी भी पढ़ लेंगे और क्वाटनरी भी पढ़ लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे और क्या पढ़ना है। अब इस स्थिति के बारे में जो पठारी क्षेत्र है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। यह पश्चिम में कैमूर जिले से लेकर पूर्व में बांका जिले तक के मध्य में स्थित है। इस क्षेत्र में कई शंकु के आकार की पहाड़ियां हैं। यह दक्षिणी मैदानों और छोटा नागपुर पठार के बीच पश्चिम में कैमूर से पूर्व में बांका तक स्थित है। यह मुख्य रूप से ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट जैसे आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बना है, जो इसे भूवैज्ञानिक रूप से स्थिर बनाता है। अगला पॉइंट है, इसमें प्रेतशिला, रामशिला, जेथियन पहाड़ियां तथा पृथक शंकुआकार पहाड़ियां शामिल है, जो मूल रूप से पाथलिथिक है। इस टर्म को याद कर लीजिए, पूछ देंगे प्रेतशिला, रामशिला कहाँ पे स्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा कि बिहार के पठारी भाग में स्थित है। उसके बाद है क्वार्टजाइट, अभ्रक और बक्सा जैसे खनिज संसाधनों से समृद्ध है, यद्यपि औद्योगिक दोहन अभी भी सीमित है, पूरी तरह से इसका दोहन नहीं किया गया है। यह क्षेत्र अपेक्षाकृत कम आबादी वाला है और इसकी भूमि उबड़ खाबड़ है, तथा यहाँ वानिकी एवं खनन विकास की काफी संभावना है। मैं बार बार बोलता हूँ बीपीएससी वालों को पढ़ाते समय कि बिहार गरीब राज्य है नहीं, बना के रखा गया है। सरकार की बहुत सारी नीतियां हैं जो इस पे काम कर रही हैं। हम जल्द ही अच्छे विकसित राज्यों में शामिल होंगे। जैसे जीडीपी हमारा सबसे अच्छा है पूरे देश में, सभी राज्यों से अच्छा,
इस तरह से हमारे पास खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा है, हमारे पास कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। बस सरकार को सही से ध्यान देना है, और जब आप अफसर बनते जाओगे तो आपको भी ध्यान देना है। आगे देखते हैं रोहतास पठार, जिसे कैमूर पठार के नाम से जाना जाता है। यह लगभग 800 वर्ग किलोमीटर में फैला है और 2100 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ पे 800 2100 दोनों है, इसको मैं अगले वीडियो में सुधार के आपको समझा दूंगा। आप अभी 800 वर्ग किलोमीटर ही याद रखिए। अब है कैमूर पर्वतमाला के पठारों पर जलप्रपात। कुछ जलप्रपात हैं जो कैमूर पर्वतमाला के पठारों पर स्थित है, रोहतास वाला पठार जो है, तो उसमें उसके बारे में जान लीजिए। कर्मनासा नदी पर है एक देवदारी जलप्रपात, सुआरा पश्चिम नदी पर है तेलर कुंड जलप्रपात, सुआरा पूर्व नदी पर है सुआरा जलप्रपात, दुर्गावती नदी पर है दुर्गावती जलप्रपात, गोपत नदी पर ओखारेन कुंड जलप्रपात, धोवा नदी पर धुआं कुंड जलप्रपात और कुआरी दाह जलप्रपात है। ये सब शामिल है। अब इसके जो मीटर है ये कहीं नहीं पूछा जाता है, आप एक बार वैसे ही देख लीजिएगा कौन कितनी ऊंचाई से गिरता है। ठीक है, कैमूर पर्वतमाला के साथ साथ घटते क्रम में पर्वत पठार शुरुआत जो है पठार की, वो उसके बारे में हम जान लेते हैं कि कैमूर पर्वतमाला के साथ घटते क्रम में पठार कैसे कैसे आते हैं। शुरुआत पश्चिम में पन्ना पठार से होती है, उसके बाद बंडर पठार, फिर रीवा पठार। तो जब हम घटते क्रम में देखते हैं, सबसे पहले है पश्चिम में पन्ना पठार, फिर भंडर पठार, फिर रीवा पठार और अंत में पूर्व में रोहतास पठार पर यह समाप्त हो जाता है। यहाँ पर यह नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों से बना है। यह क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है और बिहार में लगभग सभी खनिज संसाधन यहीं पाए जाते हैं। जो पठारी क्षेत्र है, छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला क्षेत्र है, वहीं पर पाए जाते हैं। जैसे झारखंड सटा हुआ है, सबको पता है सारे जो खनिज पदार्थ वो झारखंड चले गए, लेकिन उसका कुछ भाग अभी भी बिहार में है, लेकिन वो दक्षिणी भाग में ही है, दक्षिण के पठारों में ही है। आगे चलते हैं। अब बिहार के भौगोलिक विभाजन संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं, फिर प्री और मेंस के प्रश्न को देख लेंगे। तो दो जो आपको शुरू में हमने बता दिया, जो प्रकार थे चट्टानों के, हमने पीछे पढ़ लिए उसे, जिसमें हमने धारवाड़ पढ़ा था और विंध्य चट्टानें पढ़ी थी। तो धारवाड़ के बारे में मैंने आपको बताया था वहां पर कि मुंगेर, जमुई, नवादा, गया इन सब में है, और विंध्य जो है वो कैमूर, रोहतास जिले में है। तो अब हम उसके अलावा जो दो और चट्टानें पाई जाती हैं बिहार में, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, जो टर्सरी चट्टानों का क्षेत्र है और क्वाटनरी चट्टानों का क्षेत्र है। तो 4 तरह की चट्टानें हैं एक्चुअली बिहार में, धारवाड़, विंध्य, टर्सरी और क्वाटनरी। तो अब दो जो हमने पढ़ लिया धारवाड़ और विंध्य, अब हम टर्सरी और क्वाटनरी के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं टर्सरी चट्टानों का क्षेत्र कौन सा है। उत्तर पश्चिम बिहार में हिमालय तराई क्षेत्र, शिवालिक रेंज, पश्चिमी चंपारण, ये उसका क्षेत्र है। ये यूरेशियन और भारतीय प्लेटों के बीच टेथिस सागर में जमा तलछट के ऊपर उठने से बनी है। हिमालय का निर्माण भी इसी सागर से हुआ है। क्वाटरनी चट्टानों की बात करें, उसका क्षेत्र है उत्तर और दक्षिण बिहार के मैदानी इलाके, गंगा के बेसिन, हिमालय और छोटा नागपुर पठार के बीच एक कछारी निक्षेप है। इसमें बलुआ पत्थर, जलोढ़ मिट्टी समूह और मोटे बजरी शामिल है। ये ऐसे ही कंटेंट है। अगर आपको टर्सरी चट्टानों के बारे में लिखने के लिए आ जाए 50 शब्दों में कि बिहार में टर्सरी चट्टानों के बारे में लिखिए क्वाटरनी की, तो आप यहाँ से हूबहू लिखते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। उन पॉइंट्स में सबसे पहले है कि बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में जो हिमालय की शिवालिक श्रेणी है, उसका कुल क्षेत्रफल 932 किलोमीटर है। जो सोमेश्वर श्रेणी है, उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो सोमेश्वर पहाड़ी है, जो 874 मीटर है। रामनगर दून की सबसे चोटी जो है वो संतपुर है, जो 242 मीटर है। दून घाटी की जो अधिकतम ऊंचाई है वो 240 मीटर है। ये याद कर लीजिएगा, तो 3 बार पढ़ लीजिएगा, वीडियो सुनिएगा, याद हो जाएगा। बिहार के कुल भाग का 96% मैदानी क्षेत्र है, जिसमें गंगा का मैदान 50% ज्यादा है। बिहार के उत्तर गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जो भूमि का जल डूबा हुआ है उसको चोल या मन कहते हैं। यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाली जो संरचना है उसको दियारा कहते हैं। उत्तर गंगा मैदान में कई गोखुर झील हैं और दक्षिण गंगा मैदान में जो गहराई वाले क्षेत्र हैं उसको टाल कहते हैं। इस तरह से हमने बिहार के भौगोलिक विभाजन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी भी हासिल कर ली है। अब आगे देखते हैं। आगे जो बीपीएससी प्री परीक्षा है उसके संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं या कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। आपको यहाँ से प्री की प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रश्न छूटने की संभावना कम हो जाएगी। तो पहला प्रश्न है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर। रट्टा मान लीजिए। बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ी श्रेणी को क्या कहते हैं? सोमेश्वर श्रेणी। यह शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। बिहार के उत्तरी मैदानी क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? यह संभावित प्रश्न है, आ सकता है। वर्षा की मात्रा बढ़ती है। पूर्वी बिहार में अधिक वर्षा होती है पश्चिमी की अपेक्षा। ठीक है, आगे चलते हैं।
बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? वैशाली करता है। मैंने बिहार स्पेशल के शुरू के ही 1-2 वीडियोस में ये बता दिया है कौन सा सीमा कहाँ साझा करता है, तो आप वहां से जाके उसे देख लीजिएगा इसी चैनल पे। दक्षिण बिहार के मैदान में टाल या ताल क्षेत्र कहाँ स्थित है? पटना से मोकामा तक। यह गंगा का दक्षिणी तटबंध है। बिहार में शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। अधिकतम ऊंचाई है 874 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भांगर या भांगड़ मिट्टी बिहार के किस भाग में प्रमुखता से पाई जाती है? ये गंगा के मैदान का पुराना जलोढ़ क्षेत्र है, बाढ़ क्षेत्र से दूर भांगर मिट्टी पाई जाती है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, यह विंध्य चट्टानों का हिस्सा है। यहाँ ऑप्शन में चूना पत्थर है, आपको चूना पत्थर टिक करना है। बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग गंगा के मैदान द्वारा आच्छादित है? 90% से अधिक। टोटल 96% जो है वो भाग जो है बिहार का वो मैदानी क्षेत्र है। बिहार के दक्षिण सीमांत पठार में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? कायांतरित चट्टानें, नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट। ये आपको टिक करना है। इस तरह हमने ट्री के प्रश्नों को देखा। अब देखते हैं कि मेंस में किस तरह के प्रश्न आने की संभावना है। तो उसमें बिहार के प्रमुख भौगोलिक विभाजनों का वर्णन करें, बिहार के कुछ प्रमुख भौतिक विभाजनों का वर्णन करें। बिहार में बाढ़ और सूखा का एक विरोधाभास है ना, कभी सूखा कभी बाढ़। और उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की नदियों के प्रतिरूप पर अंतर स्पष्ट करें। बिहार में कृषि क्षेत्र के विकास में पारंपरिक और इनमें जो भी प्रश्न है उनको आप मेरे ही द्वारा दिए गए कंटेंट से बनाने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कि मैं हर वीडियो के अंत में बोलता हूँ, जब एक बार सिलेबस कंप्लीट होगा मैं आपको प्री में तो मैं ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ, मेंस के प्रश्नों को कैसे लिखते हैं उसका एक फॉर्मेट बना दूंगा। जैसे अब ये जो चैप्टर है बिहार का भौतिक विभाजन, तो मैं 500 शब्दों का एक ऐसा फॉर्मेट बना के दूंगा कि इस चैप्टर से कहीं से कोई भी प्रश्न आएगा आप आराम से उसे लिख पाओगे, पॉइंट वाइज समझा पाओगे और आपको मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है। अगला वीडियो बिहार का जलवायु पर होगा और उसके बाद जो 2-3 हमने पीछे पढ़े हुए हैं जिसपे मैंने वीडियो नहीं डाला था, वो ऑब्जेक्टिव के लिए, PYQ के लिए, वो भी मैंने बना दिया, वो भी मैं आपको डाल दूंगा। वो सब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। अगर एग्जाम नजदीक है सीरियस तैयारी कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, बिहार की जलवायु पर होगा वो वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और बिहार पाठशाला विद चौहान को सपोर्ट कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद आपका अंत तक जुड़े रहने के लिए वीडियो में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।